चर्चा कर ले थोड़ा सा। देखिएगा, आप लोग जानते हैं धरातल के अंदर एक पूरी परत ही पाई जाती है, या कह दे मेंटल वाला जो पूरा क्षेत्र है वो कैसा है, लिक्विड वाला क्षेत्र है। क्यों लिक्विड वाला क्षेत्र है? क्योंकि यहां पर मैग्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है। और कुछ जैसे आपसे बताया गया था कि सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं, जिनको कौन से पदार्थ बोले जाते हैं, कोई बताएगा? रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। और रेडियोधर्मी पदार्थ कब जब विखंडन होता है तो वो उसमें ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है, विशेष रूप से ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है। उस ऊष्मा और ऊर्जा के कारण ये जो क्षेत्र है इसमें पाई जाने वाली चट्टानें या सभी पदार्थ पिघल करके क्या बन जाते हैं? मैग्मा बन जाते हैं। पिघल करके क्या बन जाते हैं? मैग्मा बन जाते हैं। अभी देखना, यहां पर गैसें भी पाई जाती हैं, मैग्मा भी पाया जाता है। अब जब ये मैग्मा एक दबाव लगाएगा, किस पर? चट्टानों पर या धरातल पर दबाव लगाएगा, तब देखना ज्यादा से ज्यादा जो ये कहते प्लेटें आपने पढ़ी हैं, प्लेटें नीचे जाती हैं और प्लेटें जाकर के वहां पिघल जाती हैं और क्या बना लेता है? मैग्मा बना लेती है, लावा बना लेता है। अब जब ज्यादा वहां पर लावा मैग्मा हो जाता है, वाष्प हो जाती है, गैस की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो वो एक दबाव लगाती है पृथ्वी पर। और पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? स्थलखंड, भूपर्पटी। तो इसका मतलब है भूपर्पटी पर दबाव लगाया जाता है, किसके द्वारा? मैग्मा के द्वारा। अब दबाव लगाया जाता है तो उसी समय पर होता यह है कि यदि मैग्मा को कोई जगह मिल गई, क्या मिल गई? मैग्मा को जगह मिल गई, तो बड़े आराम से वहां से निकल कर और बहता रहता है, धीरे धीरे बहता रहता है ना। अब यदि जगह नहीं मिली कहीं से, फिर क्या होगा भाई? गुब्बारा है, फुलाते जाओ टाइम पे क्या होगा? फट जाएगा ना। ऐसे ही यदि मैग्मा और लावा निकलने के लिए जगह नहीं हुई धरातल पर, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी एक दिन क्या हो जाएगी? विस्फोट हो जाएगी। इसीलिए उस लावा और गैस को निकलने के लिए कुछ जगह चाहिए होती है। यदि जगह मिल गई तो धीरे धीरे कर लावा निकलने लगता है। यदि जगह नहीं मिली तो वो उस एरिया को टारगेट करता है पृथ्वी की, जो एरिया क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। और उस चट्टान को तोड़कर, उस कमजोर चट्टान को तोड़कर धड़ाम से लावा क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इसीलिए इस धड़ाम से जो बाहर निकलता है लावा, धूल गैस निकलती है ना, इसी को तो कहते हैं क्या? ज्वालामुखी, है ना। पृथ्वी के धरातल को तोड़ करके, पृथ्वी के, धन्यवाद, सुनो, पृथ्वी के धरातल को तोड़ करके, चट्टानी भाग को तोड़ करके एकदम से विस्फोट के रूप में ज्वाला बाहर निकल आना, लावा बाहर निकल आना, मैग्मा बाहर निकल आना, क्या कहलाता है? ज्वालामुखी। अब मुझे यह बताइए कि यदि मैग्मा धड़ल्ले से बाहर नहीं निकलता या विस्फोट करके बाहर नहीं निकलता तो फिर क्या होता? हो सकता था दबाव बढ़ता जाता और इतना तेज धमाका होता कि पृथ्वी के दो भाग भी हो सकते थे, पृथ्वी में विस्फोट भी हो सकता था। लेकिन इस तरीके से लावा बड़े प्रेम से बाहर निकल आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। दो चीजें आपने जानी कि मैग्मा वाले क्षेत्र से या मेंटल वाले क्षेत्र से भूपर्पटी में छिद्र करके या चटकन वाले एरिया से मैग्मा का बाहर निकल आना क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। और यही क्रिया ज्वालामुखी उद्गार कहती जाती है ना। दो तरीके से जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है। कौन सा तरीका? एक तो आराम से निकलेगा। कैसा? बिल्कुल आराम से। कैसे? जैसे आप चटनी पैक करा के लाए समोसा के लिए और रख दिया, और चटनी जो पॉलीथीन है वो कहीं से फटी हुई है, तो धीरे धीरे चटनी निकलती रहेगी, निकलेगी कि नहीं? और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? उसको पॉलीथीन को दबाइए, धड़ाम से गलेगी, एकदम जो चटनी वटनी होगी चारों तरफ क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। सुनिएगा, यदि आराम से ये लावा बाहर निकलता है तो आराम से ही ये धरातल पर क्या हो जाता है? फैल जाता है और जम करके पठारों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पठारों का। ऐसे ही जैसे हमारे भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। और यदि एकदम धड़ाम से घलता है ज्वालामुखी, लावा बाहर निकलता है, तो वो ज्वालामुखी शंकु पर्वत का निर्माण करता है। ज्वालामुखी शंकु पर्वत का निर्माण करता है। अब देखना, जब ये एकदम से घलेगा, ज्वालामुखी लावा एकदम से विस्फोट करके बाहर निकलेगा, तो इसमें आवाज आती है। क्या आती है? आवाज आती है। और इस वाले लावा में जो पहले से जहां पर छिद्र है और वहां से आराम से लावा निकल रहा है, उसमें आवाज नहीं आती है, उसमें आवाज नहीं आती। तो धीमी प्रकृति से निकलने वाला लावा कौन सी आकृति को निर्मित करता है? पठार को। और जो एकदम से विस्फोट करके लावा निकलता है वो कौन सी आकृति निर्मित करता है? ज्वालामुखी शंकु पर्वत का निर्माण करता है। अब सुनिए, स्ट्रक्चर में इसमें देखिए, ये भरा हुआ है मैग्मा, ये है ऊपर की भूपर्पटी। भूपर्पटी चट्टानी भाग से निर्मित है, यानी कि अब इस भाग में पड़ेगा क्या? दबाव। क्या पड़ेगा? दाब पड़ेगा। और इधर का मैग्मा कहीं ना कहीं से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये चट्टानी भाग बहुत मजबूत है और इस लावा को ये वाला भाग थोड़ा सा क्या हो गया? कमजोर दिख गया। और इसने फटाक से इसको क्या कर दिया? तोड़ दिया, दरार पड़ गई। और इस दरार से एकदम से स्पीड के साथ क्या निकलेगा?
लावा निकलेगा और आसपास के क्षेत्र में दूर दूर तक जाके हवा में भी क्या है, लावा उछल जाता है। हवा में लावा उछलेगा। अब जरूरी थोड़ी नहीं कि सिर्फ लावा निकल रहा है, आसपास के कंकड़ पत्थर भी निकलेंगे, कंकड़ पत्थर निकलेंगे, धूल के गुब्बार निकलेगा, जलवाष्प निकलेगा, बहुत सारी संरचना निकलेगी, है ना। इस प्रकार से ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। ये जो जहां से ज्वालामुखी दरार पैदा करता है या स्थलखंड में जो दरार होती है, जहां से मैग्मा नीचे से धरातल से निकल करके और ऊपर तक आता है, उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी छिद्र या पाइप, क्या कहते हैं, यह पाइप औनातिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाइप औनातिक है। अरे पाइप तो याद रहेगा, जिससे पानी जाता है, पाइप है, ये पाइप के समान तो संरचना है, इसको पाइप औनातिक कहा जाता है, ज्वालामुखी छिद्र कहा जाता है। ऐसा छिद्र जहां से ज्वालामुखी क्या होता है, फटता है, ऐसा छिद्र ज्वालामुखी छिद्र कहलाता है। फिर सुनिएगा, ज्वालामुखी यहां से निकल रहा है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि परमानेंट ज्वालामुखी जलता रहे, विस्फोट होता रहे। कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती है कि ज्वालामुखी उद्गार बंद होता है ना, कभी ना कभी ज्वालामुखी उद्गार बंद होता है। और जब ज्वालामुखी उद्गार बंद हो जाता है तो ये पूरी प्रक्रिया क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। लेकिन एक ऊपर यहां गड्ढा निर्मित कर जाता है। क्या कर जाता है, गड्ढा निर्मित कर जाता है। तो ये कहते हैं कि स्थलखंड के ऊपर का वह क्षेत्र जहां से ज्वालामुखी क्या होता है, बाहर निकलता है, मैग्मा बाहर निकलता है, वो एरिया कहलाता है क्रेटर। क्या कहलाता है, क्रेटर। याद रहेगा, ज्वालामुखी स्थलखंड से होकर के जिसके सहारे आता है उसको ज्वालामुखी छिद्र कहा जाता है या पाइप औनातिक कहा जाता है ना। स्थलखंड के सबसे ऊपरी भाग जहां से लावा बाहर निकल रहा है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, ज्वालामुखी का क्रेटर कहलाता है। क्रेटर का एक निश्चित दायरा होता है, ये जितना पाइप है उतना ही क्या होगा, क्रेटर होगा, ऊपर क्रेटर होगा, है ना। ऐसा मान लो ये है और ये संरचना ऊपर का जो है ये क्रेटर कहलाएगा। भाई नीचे से अपन को कोई मतलब नहीं, अपन को तो ऊपर से मतलब है, ऊपर की संरचना अपन देख सकते हैं, ये भाग क्रेटर कहलाएगा। यानी कि आप देखेंगे कि क्रेटर एक तालाब नुमा संरचना बना लेता है और उसी में जब पानी बरसता है, ये ज्वालामुखी उद्गार बंद हो जाता है और वो गड्ढा पहले से बना होता है क्रेटर, और उस क्रेटर में भर जाता है पानी और ऐसी वो बना लेता है झील, तालाब बना लेता है, और ऐसी झील तालाब को क्रेटर झील या तालाब कहा जाता है। ऐसे ही ये निर्मित होता है। अब सुनिए, एक गड्ढे की आकृति है, गड्ढा कैसा, तालाब की आकृति का। अब ये मान लो कि 10, 15, 20 तालाब ऐसे मिल जाए, 10, 15, 20 तालाब ऐसे मिल जाए, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको कालडेरा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कालडेरा। यदि ज्वालामुखी उद्गार में एक सीमित छिद्र है, एक सीमित क्या है, छिद्र है, तो उस छिद्र के मुहाने को क्या बोला जाएगा, क्रेटर बोला जाएगा। और जब क्रेटर का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो उसी क्रेटर को क्या बोला जाता है, कालडेरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कालडेरा। उसी कालडेरा या उसी क्रेटर के सहारे से मैग्मा क्या होता है, बाहर निकल आता है और स्थलखंड में फैल जाता है और यह निर्मित करता है ज्वालामुखी शंकु का। यह निर्मित करता है ज्वालामुखी शंकु को। ज्वालामुखी शंकु क्या है, एक प्रकार का पर्वत है जो ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है, मैग्मा के जमने से बना हुआ है। जैसे जैसे बाहर मैग्मा निकलता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जमता जाएगा, जमता जाएगा। जो स्ट्रा होगा वो क्या होगा, पिघल करके ऐसे निकल जाएगा, बह करके स्ट्रा निकल जाएगा, बाद में वो भी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। यह क्रिया सिर्फ स्थलखंड में नहीं होती, यह क्रिया जल के अंदर यानी कि महासागरों पर भी होती है। यदि यह स्थलखंड पर होता है तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है। यदि यह क्रिया समुद्रों में होती है तो देखो स्थलखंड में जल्दी नहीं जमेगा ये लावा, इसलिए आकृति बना लेता है। लेकिन समुद्र के अंदर जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और ये लावा बाहर निकला, लावा जम जाता है और एक कटक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कटक का। समुद्री पर्वत को ही क्या बोला जाता है, कटक बोला जाता है। समुद्री पर्वत को ही क्या बोला जाता है, कटक बोला जाता है। फिर सुनिए, ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो सबसे ज्यादा इसमें जलवाष्प की मात्रा निकलती है। किसकी मात्रा, जलवाष्प की मात्रा निकलती है। किसकी मात्रा निकलती है, जलवाष्प की मात्रा। इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर आती है, इसी के साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर आती है, इसी के साथ SO2 भी बाहर आती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बाहर आती है। बहुत से विषाक्त पदार्थ बाहर आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं आते, बहुत से क्या होते हैं, खनिज लवण भी बाहर आ जाते हैं, बहुत से खनिज बाहर आ जाते हैं। जैसे कि अपन 12 किलोमीटर के बाद खोद ही नहीं पाए हैं, अब अंदर कोई ऐसा पदार्थ है, बहुमूल्य रत्न है या बहुमूल्य क्या है, मान लो सोने का परत है, नीचे सोने का कण पाए जा रहे हैं, तो वो भी तो ज्वालामुखी के साथ बाहर आ जाएंगे, तो उससे फायदा भी होगा। लेकिन फायदा जितना नहीं होता उतना क्या होता है, नुकसान होता है। कई किलोमीटर के एरिया में ये सर्वनाश कर देता है। क्यों कर देता है, सुनिए, जलवाष्प की मात्रा, इसके बाद धूल कण भी बाहर आता है, धूल कण, इसके बाद धुआं, धुआं का गुब्बार भी बाहर आता है, धुआं का गुब्बार भी बाहर आता है। धूल कण और धुआं भी बाहर क्या होता है, आता है इसके साथ में। तीसरा, मैग्मा बाहर आता है। कैसा, मैग्मा बाहर आता है। 3 चीजें बाहर आती हैं। चौथी चीज सुन लो कि धरातल के अंदर छोटी छोटी संरचना है, छोटे छोटे कंकड़ है, छोटे छोटे क्या है, पत्थर है, वो भी तो बाहर आएंगे इसके साथ में कभी कभी, है ना। तो दूसरा, चौथा कर लेंगे। चौथा यहां पर क्या करेंगे, विखंडित पदार्थ। कौन से पदार्थ, विखंडित पदार्थ भी बाहर आ जाते हैं, विखंडित पदार्थ भी बाहर आ जाते हैं। और ये जो विखंडित पदार्थ होंगे, आपने देख लिया, लावा तो बना लेगा क्या, शंकु पर्वत। क्या बना लेगा, शंकु पर्वत। जलवाष्प कहां चली जाएगी, ऊपर। कहां पर, वायुमंडल में। धुआं कहां चला जाएगा, वायुमंडल में। धूल कण कहां चले जाएंगे, वायुमंडल में। लेकिन
होता यह है कि एकदम से जैसे बम सा विस्फोट होता है, एकदम से क्या होता है, बम सा विस्फोट होता है, तो ये जो लावा ऐसे ऐसे आ रहा है ना, तो लावा ऊपर भी तो चिटक के जाता होगा, ऊपर भी, है ना। आप लोग देखते होंगे, बात मत करो यार, है ना। जैसे कि पत्थर को तोड़ा जाता है उसमें बारूद लगाकर, तो पत्थर कुछ नीचे ही फूट जाता है, कुछ उसके कत्तल ऊपर तक उड़ जाती है ना। ऐसे ही जब इतना तेज उद्गार हुआ है, बम जैसा फटा है, तो कुछ लावा इसके साथ ऊपर भी तो उड़ जाएगा कि नहीं। और ये लावा जो वायु में उड़ जाता है और वो वायु में ही थोड़ी देर रहेगा, फिर नीचे आएगा। भाई अपन पत्थर भी ऊपर फेंकते हैं, थोड़ी देर ऊपर रहता है, फिर नीचे आता है। तो ये लावा जो वायु में उड़ गया है बड़ी तेजी से, ये धीरे धीरे नीचे आएगा और नीचे आते समय ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसे जमे हुए लावे को क्या कहते हैं, सिंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंडर कहा जाता है। याद रहेगा, ऐसा लावा जो एकदम विस्फोट के कारण ऊपर तो गया वायुमंडल में, लेकिन ठंडा हो गया, ऐसा ठंडा जमा हुआ लावा क्या कहलाएगा, सिंडर कहलाएगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद ये तो जम गया ऊपर लावा, अब इससे कण निकलेंगे, छोटे छोटे कण, कैसे, चिरंगे जैसा, चिरंगा खेले ना, कंचा, कंचे जैसे छोटे छोटे कण निकलेंगे, है ना। कंचे जैसे छोटे छोटे कण निकलेंगे, मटर के दाने जैसे क्या निकलेंगे, कण निकलेंगे। इन छोटे छोटे कणों को या मटर के दाने जैसे कणों को पत्थर से जो निर्मित होते हैं उनको लैपडी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, लैपडी बोल दिया जाता है। याद रहेगा, कंचे जैसे या मटर के दाने जैसे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को क्या बोल दिया जाता है, लैपडी बोल दिया जाता है। कई जो पत्थर के टुकड़े हैं एक एक फीट तक के हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ सेंटीमीटर से लेकर एक एक फीट तक के पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर भी यहां से निकलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट से। और उन ऐसे पत्थरों को जिनका नाप 1 सेंटीमीटर या कुछ सेंटीमीटर से लेकर 1 फीट तक हो सकता है, उनको बम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, बम, बम कहा जाएगा, बम कहा जाएगा, है ना। इसके बाद इसमें कुछ और भी पत्थर निकलते हैं जिनकी आकृति त्रिकोणाकार होती है। कैसी होती है, त्रिकोणाकार होती है। ऐसे पत्थरों को ब्रेसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेसिया कहा जाता है। याद रहेगा, ऐसे पत्थरों को क्या कहा जाएगा, ब्रेसिया कहा जाएगा। हो गए आपका, क्या हो गया, बम हो गया, लेपडी हो गया, ब्रेसिया हो गया, और क्या हो गया, सिंडर हो गया। एक क्या बचे, टफ बचे। क्या बचे, टफ बचे। लैपडी मटर के दाने जैसे छोटे क्या होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं। आया समझ में, मटर के दाने जैसे या कंचे जैसे क्या होते हैं, पत्थर के टुकड़े, उनको लैपडी बोला जाता है। अब उससे भी छोटे, मटर के दाने से भी छोटे छोटे कण होंगे जो किससे बने होते हैं, धूल और किससे बने होते हैं, धूल कण और धुआं गुब्बार से बने होते हैं। ऐसे कणों को, मटर से छोटे दानों को क्या कहा जाता है, टफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टफ कहा जाता है। आया समझ में, आपने इतनी चीजें देखी। अब मैं आपसे पूछूंगा, पृथ्वी के अंदर धरातल में एकदम से दबाव लगा, किसमें, कौन दबाव लगाएगा, मैग्मा। मैग्मा ने अचानक से दबाव लगाया किस पर, धरातल पर या भूपर पट्टी पर। तो भूपर पट्टी में क्या होगा, चटकन आएगी या कहीं से लावा को जगह मिल जाएगी। लावा भूपटल से बाहर निकलने लगेगा, भूपर पट्टी से क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा। यदि पहले से उसको जगह मिल गई तो धीरे धीरे करके लावा निकलेगा और धीरे धीरे करके निकलेगा और धीरे धीरे करके जमता जाएगा। इसलिए पठार का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, पठार का निर्माण करेगा। और यदि उसको जगह नहीं मिल रही है, किसी को दरवाजे के अंदर बंद कर दो, कोई दरवाजे के अंदर बंद है, पहले तो प्रयास करेगा खिड़की खुल जाए, दरवाजा खुल जाए, और नहीं निकलेगा तो फिर दीवार चटकाना शुरू कर देगा, बोले दीवार से निकलो, तोड़ डालो, है ना, बोले हो गया। इसी प्रकार से जब लावा को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती तो क्या कर देता है, स्थलखंड को, जो कमजोर स्थलखंड होता है, चट्टानों को तोड़ देता है और स्पीड के साथ में बाहर निकलता है। क्या निकलता है, बाहर निकलता है। और जो स्पीड के साथ बाहर निकलता है, ऐसा लावा ज्वालामुखी शंकु का या पर्वत का निर्माण करता है। ठीक है, जहां से लावा स्थलखंड से होकर जाता है, जिस जगह से होकर जाता है, जिस पाइप से होकर के ऊपर चढ़ता है, उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी छिद्र कहा जाता है, या उसी को पाइप औनातिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाइप औनातिक कहा जाता है। अब जब ये पाइप औनातिक से होकर के ऐसे गुजरता है लावा, तो ऊपर वाला मुहाना एक बनाता है। क्या बनाता है, मुहाना। जैसे कि आपसे बोरिंग करवाते हैं घर में, 70 फुट का 80 फुट का बोर करवा दिया, तो जो नीचे का पाइप जो डाले हैं वो क्या हो गया, पाइप औनातिक हो गया, ये ज्वालामुखी छिद्र हो गया। लेकिन ऊपर जहां पर आप टुल्लू पंप फंसाते हैं या जेड फंसाते हैं, वो छिद्र क्या कहलाएगा, वो छिद्र क्रेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रेटर कहलाएगा। अब मान लो 6 इंची का आपका क्या है, एक छोटा सा पाइप है और उसको लगवा के जेसीबी उधर गड्ढा खुदवा दो। क्या खुदवा दो, गड्ढा खुदवा दो। वो गड्ढा क्या कहलाएगा, काल्डेरा। यानी कि क्रेटर से बड़ा छिद्र, क्रेटर से बड़ा एरिया या क्रेटर से बड़ी संरचना क्या कहलाती है, काल्डेरा कहलाती है। और क्रेटर और काल्डेरा के सहारे से ही मैग्मा धरातल से बाहर निकलकर बाहर फैल जाता है, या तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है या ज्वालामुखी पठार का निर्माण करता है, ज्वालामुखी पठार का निर्माण करता है। इस ज्वालामुखी उद्गार से कई सारी वस्तुएं या कई सारे पदार्थ बाहर निकलते हैं। पहला पदार्थ मैग्मा, कौन सा होगा, मैग्मा। दूसरा पदार्थ विखंडित पदार्थ, क्या होंगे, विखंडित
पदार्थ। तीसरा नंबर क्या बताया, जलवाष्प। क्या होगा, जलवाष्प। और जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है ज्वालामुखी विस्फोट में, है ना। 60 से 80% तक जलवाष्प की मात्रा होती है ज्वालामुखी विस्फोट में। इसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, इसी में हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगी, इसी में एसओटी होगी और कई सारी विषैले गैसें भी पाई जाएंगी। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट से ऑक्सीजन नहीं निकलता है। इसको अपन को नोट बनाकर नोट करेंगे इसको, है ना। ज्वालामुखी विस्फोट से ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोट से रेडान भी निकलती है, लेकिन ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती। ज्वालामुखी विस्फोट से कई सारे पदार्थ बाहर निकलते हैं। मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा के आगे प्रकार बताएंगे। मैग्मा दो प्रकार का होगा। एक तो होगा कौन सा, अम्लीय प्रकृति का। कौन सा, अम्लीय मैग्मा। क्या होगा, अम्लीय मैग्मा, जिसको एसिड मैग्मा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एसिड मैग्मा बोला जाएगा। और दूसरा प्रकार होगा मैग्मा का, वो प्रकार क्षारीय मैग्मा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, क्षारीय मैग्मा बोला जाएगा। क्षारीय मैग्मा को ही बेसिक मैग्मा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बेसिक मैग्मा बोला जाएगा। पढ़ाएंगे। जिसमें बालू के कण ज्यादा हो या सिल्का ज्यादा हो उसको अम्लीय मैग्मा या एसिड मैग्मा बोला जाएगा। जिसमें बालू की मात्रा कम होगी ऐसा मैग्मा क्षारीय मैग्मा कहलाएगा। उसी मैग्मा को बेसिक मैग्मा बोल दिया जाता है ना। जो क्षारीय मैग्मा है वो पठारों का निर्माण करता है और जो अम्लीय मैग्मा एसिड मैग्मा होगा वो किसका, पहाड़ों का निर्माण करता है, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करता है। विखंडित पदार्थों में हमने सबसे पहले चर्चा किया टप का। किसका, टप का चर्चा किया। टप क्या होता है आप क्या बताएंगे, एक बार सोच चुके हैं, दोबारा भी। टप जो मटर या कंचे से भी छोटे धूल और क्या होता है, धूल और धुआं, है ना, के गुब्बार होते हैं, है ना, ये छोटे छोटे कण होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, टप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टप कहा जाता है। इससे बड़ी आकृति की जो संरचना होगी उसको लेपडी कहा जाता है। लेपडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेपडी। ये मटर के दाने के आकार का होता है। किसके आकार का, मटर के दाने के आकार का होता है। इससे और बड़ी संरचना यानी कि कई सेंटीमीटर से लेकर 1 फीट तक है। क्या कहलाएगा, बताओ भाई, बॉम्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बॉम्ब कहलाएगा। इसके बाद बॉम्ब के बाद कौन सा, एक और होगा ब्रेसिया। त्रिकोणाकार आकृति लिए पत्थर के टुकड़े क्या कहलाएंगे, ब्रेसिया कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ब्रेसिया कहलाएंगे। एक संरचना और बताई कि जब ये लावा हवा में उड़ करके ऊपर पहुंचता है और वहीं पर जम जाता है, वो आकृति क्या कहलाती है, सिंडर की आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है, सिंडर की आकृति कहलाती है। आ गया समझ में। इस प्रकार का ज्वालामुखी का क्या है, संरचना है ना। अब आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी सबसे ज्यादा कहां आते हैं। आप प्लेटें पढ़ चुके हैं, धरातल की संरचना पढ़ चुके हैं, आप सीधे तौर पर लगाएंगे कि कौन सा, रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में। रिंग ऑफ फायर कौन सा क्षेत्र कहलाता है, प्रशांत पेटी का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, प्रशांत पेटी का क्षेत्र। क्यों कहलाता है, क्योंकि यहां पर अभिसारी प्लेटें पाई जाती है। कौन सी प्लेट, अभिसारी प्लेट। बोले सर ये क्या है, ये ऐसी प्लेटें होती है जो एक दूसरे से टकराती हैं और भूकंप और ज्वालामुखी लाती हैं, भूकंप और ज्वालामुखी लाती हैं। इसलिए 70 से 80% जो ज्वालामुखी है वो प्रशांत पेटी पे ही आते हैं। कहां आते हैं, 70 से 80% जो ज्वालामुखी है वो कहां आते हैं, प्रशांत पेटी पर ही आते हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां पड़ते हैं, प्रशांत पेटी पे। कहां पे, प्रशांत पेटी पे। ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, आ गया समझ में, आ गया तो थोड़ा सा नोट करते हैं।